अगर आपके फ़ोन के अंदर ऊपर ग्रीन लाइट, ऑरेंज लाइट या रेड लाइट आती हो, आपका फ़ोन बार बार हैंग होता हो, आपके फ़ोन की बैटरी जल्दी लो होती हो, या फिर आप डेटा अपने फ़ोन का यूज़ नहीं कर रहे फिर भी आपके फ़ोन का डेटा ख़त्म हो रहा हो, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। *#67# इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी कोई कॉल फॉरवर्ड तो नहीं हो रही है, आपके कोई मैसेज फॉरवर्ड तो नहीं हो रहे हैं। सबसे जो खतरनाक स्कैम चल रहा है साइबर में, वो क्या चीज़ है? साइबर फ्रॉड के अंदर सबसे खतरनाक, अगर आप पैसों के हिसाब से मानो कि बस सबसे ज़्यादा पैसे किस में गए, तो वो जाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में। एक लेडीज़ के 12 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से 12 करोड़ रुपए 12 करोड़ रुपए उसके अकाउंट से चले गए। डार्क वेब वो इंटरनेट का वो हिस्सा है जहाँ पर सारे के सारे इलीगल काम मिलते हैं। ओके। हम नॉर्मली तौर पर डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकते। टॉर ब्राउज़र से डार्क वेब को एक्सेस किया जाता है, जिसके अंदर पुलिस आपके घर के अंदर घुस भी सकती है बिना वारंट के। यहाँ तक कि आपके घर का दरवाज़ा तोड़कर भी घुस सकती है और आपके घर की खिड़की तोड़कर भी घुस सकती है। दोस्तों, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, भारत, इंडिया, और आजकल सबसे बड़ा जो पॉइंट है जिसे सब लोग डिस्कस करते हैं, जिसके लिए कंसर्न है, वो है सेफ्टी। अपने हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हम सेफ हैं कि नहीं, हमारा फ़ोन सेफ है कि नहीं, हमारा घर सेफ है कि नहीं, हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो सेफ हैं कि नहीं। और फिर हमें याद आती है पुलिस की। लेकिन पुलिस का नाम आते ही सब लोग ये सोचते हैं कि यार पुलिस को बताएं ना बताएं, कहीं पुलिस को बता दिया तो खुद ना फंस जाएं, या अपने राइट्स ही लोगों को नहीं पता। और इन सब की सटीक और 100% सही जानकारी देने के लिए हमने आज जिस पर्सनालिटी को अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है, वो आज की डेट में सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हैं और उनको आप मैक्सिमम लोग जानते होंगे। उनका नाम है, जो अभी हरियाणा पुलिस के अंदर कार्यरत हैं, साहिल खैरवाल सर जी, जो कि साइबर क्राइम के बारे में, गर्ल सेफ्टी के बारे में, अपनी सेफ्टी के बारे में, लोगों की हर प्रकार की जो भी क्वेरीज हैं पुलिस से रिलेटेड, उन सब के बारे में एकदम एक्यूरेट आंसर्स करते हैं, जिससे आपको अपने राइट्स का, अपनी हर चीज़ के बारे में पता चलता है, जिससे आप पुलिस को एक अलग तरीके से देखते हैं, एक दोस्त के, एक मित्र के रूप में देखते हैं, और जिससे आपके खुद के भी बहुत सारे शक, बहुत सारे डर दूर होते हैं। और हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम ऐसी ही पर्सनालिटीज़ को बुलाएं। और मैं ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा और मैं उनका वेलकम करता हूं। साहिल सर, वेलकम। कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा हूँ। साहिल सर, एक कहावत है कि पुलिस की दोस्ती भी बुरी, पुलिस की दुश्मनी भी बुरी। तो ये कहावत लोगों के मन में धारणा बनी हुई है, लोगों के अंदर, कि यार ये, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये क्यों बनी है ऐसी चीज़? आपने शुरुआत ये कैसे क्वेश्चन से कर दी। चलो, इसके बारे में मेरा मानना ये है, जैसे आपने पूछा है कि पुलिस की दोस्ती भी बुरी और दुश्मनी भी बुरी। इस धारणा के पीछे ये हो सकता है कि अगर आप मेरे दोस्त हैं और मैं पुलिस में हूँ, और अगर आप कुछ क्राइम कर देते हैं और आपने क्राइम किया है, तो मुझे कानून के तौर पे चलना पड़ेगा, कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो आपको अरेस्ट भी हो सकते हो, आपको पुलिस केस भी रजिस्टर्ड हो सकता है। तो इस हिसाब से मैं ये मानता हूँ कि लोगों के मन में ये धारणा है कि आपके दोस्त होते हुए भी पुलिस वाले ने केस रजिस्टर्ड कर दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि कानून के हिसाब से पुलिस वाले को चलना पड़ेगा। जिस हिसाब का कानून है, अगर आपने क्राइम किया है तो आपके ऊपर FIR रजिस्टर्ड होगी। और दुश्मनी, पुलिस की दुश्मनी का कहना तो मैं ये चाहूँगा कि दुश्मनी तो सभी के साथ खराबी होती है। दुश्मनी तो क्यों करनी चाहिए? तो मित्रता की तरफ हाथ बढ़ाओ, दोस्ती करो, पुलिस के साथ भी दोस्ती करो, सहयोग करो आपसी, और क्राइम की तरफ ना चलते हुए मित्रता में ही फोकस करो। एक सर, ये धारणा क्यों बनी है कि मतलब जब भी हम इन जनरल पुलिस का किसी से भी बात करते हैं, तो लोग हिचकिचाते हैं पुलिस को बताने में या पुलिस थाने में जाने में। उनको लगता है कि यार हम पुलिस थाने चले गए तो हमारी इंसल्ट होगी, किसी आस पड़ोस के बंदे ने देख लिया कि ये तो थाने में खड़ा था। तो ये धारणा क्यों है लोगों के मन में? वैसे अधिकतर ये धारणा थोड़ा सा गांव की तरफ, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर थोड़ी ज़्यादा मैं मानता हूँ कि यह है। शहर के अंदर जो लोग होते हैं उनके अंदर इस तरह की धारणा नहीं है। हमारे पास गुड़गांव में जैसे मेरी पोस्टिंग है, हमारे पास लोग आते हैं, बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। जो कुछ काम है उसके साथ, किसी के साथ कोई क्राइम हुआ है, ईजिली पुलिस स्टेशन आते हैं, उनके साथ मित्रता के साथ व्यवहार किया जाता है, केस रजिस्टर्ड होता है। और ये आप ये कहना चाह रहे हो कि धारणा, पुलिस का जो डर आप बता रहे हो, ये डर तो मैं मानता हूँ कि प्राचीन काल से चलता आ रहा है। जैसे पहले अंग्रेज़ों के टाइम पे जो पुलिस थी, तो अंग्रेज़ पुलिस का यूज़ करते थे लोगों का शोषण करने के लिए। लोग उस टाइम से पुलिस से डरते थे।
तो हो सकता है थोड़ी मानसिकता उसी हिसाब से चलती हुई आ रही है, लेकिन आज का समय ऐसा नहीं है। पुलिस आपकी मित्र है। आपको कोई दिक्कत परेशानी, कोई क्राइम हो जाता है, आप बेझिझक पुलिस स्टेशन जाइए, अपनी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाइए। राइट। और जैसे आजकल हम फोन्स का प्रचलन बहुत हो गया है, मतलब हर किसी के पास ही फ़ोन है। पहले तो आज से 10-15 साल पहले इतने फ़ोन्स नहीं थे, पर जैसे जैसे फ़ोन कल्चर बढ़ा है, सबकी जेब में फ़ोन है, वैसे वैसे फ़ोन के ज़रिए सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। तो हम लोगों को, एक जनरल पब्लिक को, आम आदमी को ये कैसे पता करें कि जो हमारा फ़ोन है उसके अंदर कोई ऐसी शख्सियत बैठी है जो हमारा सारा डेटा उठाकर किसी और जगह भेज रही है और हमें पता भी नहीं है? इस चीज़ के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? देखो, आज से लगभग 10-15 साल पहले फ़ोन नहीं थे, जिस टाइम पे कीपैड वाले फ़ोन थे, उस टाइम पे इस तरह के ऑनलाइन क्राइम कुछ भी नहीं होते थे। ओके। तो आज ये जो फ़ोन आ गया है, ये फ़ोन नहीं, ये एक स्मार्टफ़ोन है। और इस स्मार्टफ़ोन को ठीक तरीके से यूज़ करने के लिए हमें भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। हमें भी इसके अंदर क्या फीचर्स है, क्या डिजिटल सेफ्टी है, हमारे साथ क्या क्राइम हो सकता है, उन चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ओके। तो आपका सवाल ये है कि हमारे फ़ोन के अंदर कोई घुस नहीं रहा हो, हमारा फ़ोन किसी ने हैक नहीं कर रखा हो, तो उसका कैसे पता लगेगा? कैसे पता चलेगा? तो अगर आपके फ़ोन के अंदर ऊपर ग्रीन लाइट, ऑरेंज लाइट या रेड लाइट आती हो, आपका फ़ोन बार बार हैंग होता हो, आपके फ़ोन की बैटरी जल्दी लो होती हो, या फिर आप डेटा अपने फ़ोन का यूज़ नहीं कर रहे, फिर भी आपके फ़ोन का डेटा ख़त्म हो रहा हो, ओके। तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई आपके फ़ोन के अंदर घुस के बैठा हो, आपकी कॉल फॉरवर्ड हो रही हो या फिर आपके मैसेज फॉरवर्ड हो रहे हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने डायल पैड के अंदर डायल कीजिए *#67#। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी कोई कॉल फॉरवर्ड तो नहीं हो रही है, आपके कोई मैसेज फॉरवर्ड तो नहीं हो रहे हैं। अगर वो फॉरवर्ड मिलते हैं तो डायल कीजिए #002#। उससे जो भी आपके कॉल या मैसेज फॉरवर्ड हो रहे थे वो सारे के सारे डिसकंटिन्यू हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने फ़ोन की सेटिंग में जाइए, उसमें ऐप्स में चेक कीजिए कि आपके फ़ोन के अंदर कोई अननोन ऐप तो इंस्टॉल नहीं है जिसका आपको पता भी नहीं हो। और कुछ ऐप ऐसी होती है जो हाइड हो जाती है, आपको पता नहीं लगता है। तो उसके लिए भारत सरकार द्वारा एक ऐप बनाई गई है, कवच 2, mKavach 2 के नाम से। आप उस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। उस ऐप से आपको पता लग जाएगा कि आपके फ़ोन के अंदर कोई हिडन ऐप तो नहीं है जो आपके फ़ोन का डेटा ले रही हो या फिर आपके फ़ोन का एक्सेस ले रखा हो। और तीसरा, आप अपने फ़ोन के डेटा यूसेज के अंदर सेटिंग में जाके डेटा यूसेज में चेक कीजिए कि आपके फ़ोन का सबसे ज़्यादा डेटा कौन सी ऐप ले रही है। अगर कोई अननोन ऐप मिलती है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको कोई देख रहा है, कोई एक्सेस कर रहा है। व्हाट्सएप फीचर के अंदर भी आप जाके सेटिंग में जाके लिंक डिवाइस को चेक कीजिए कि आपका व्हाट्सएप किसी और ने तो एक्सेस नहीं कर रखा है। उसके अलावा आप अपनी जीमेल को ओपन कीजिए। जीमेल को ओपन करने के बाद अपने प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे मैनेज अकाउंट पे क्लिक कीजिए। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी एंड साइन इन का। उसमें जैसे ही आप नीचे जाएंगे उसमें एक ऑप्शन दिखेगा वेयर आर यू लॉग्ड इन। ओके। उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी जीमेल आईडी कहाँ कहाँ पर लॉगिन है। किसी और ने तो आपकी जीमेल आईडी का एक्सेस नहीं ले रखा है। और उसी के नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा थर्ड पार्टी ऐप कनेक्शन का। उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी जीमेल आईडी के थ्रू कौन सी ऐप्स आपका डेटा चुरा रही है या फिर आपका डेटा ले रही है। वहाँ पे भी कोई अननोन ऐप दिखती है जिस पे आपको ट्रस्ट ना हो, उसको आप क्लिक करके लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये मोटे मोटे तौर पे ये चीज़ सेफ्टी हमको बरतनी चाहिए। तो सर, ये जो आपने अभी इतनी सारी सेफ्टी ऑप्शंस बताए, ये कौन लोग हैं जो, और ये किस तरीके से हमारे फ़ोन्स के अंदर, हमारी जीमेल में कैसे घुस जाते हैं? फ़ोन के अंदर बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं घुसने के भी, और वो हमारी कमियों के कारण ही घुस सकते हैं। गलती करता है सबसे इंसान। कॉमन चीज़, जैसे कि आपके पास एक कॉल आएगी, ओके। वो आपसे कहेगा कि हम बैंक की तरफ से बोल रहे हैं और आपका बैंक अकाउंट बंद होने वाला है। आप अपने फ़ोन के अंदर ये ऐप इंस्टॉल कीजिए और आप ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपका अकाउंट चालू हो जाएगा, हम देख लेंगे। और वो किसी तरह आपको बहकावे में लेके आपके फ़ोन के अंदर ऐप डाउनलोड करवा देते हैं। कौन सी? स्क्रीन शेयरिंग वाली ऐप। स्क्रीन शेयरिंग की ऐप जैसे कि एनीडेस्क हो गई, टीम व्यूअर हो गई, ये ऐप्स होती है, स्क्रीन शेयर हो जाती है आपकी। आप उसको डाउनलोड कर देते हैं, वो उसका एक्सेस वो ले लेता है, आपके फ़ोन की स्क्रीन को वो देख सकता है सारी की सारी कि भाई आपके फ़ोन के अंदर आप क्या कर रहे हैं। आपके पास OTP वो भेजेगा, ऑटोमेटिकली उसके पास जाएगा। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा फ़ोन हैक होने का जो आज की डेट में फ्रॉड चल रहा है, व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे आपके पास एक APK फाइल आएगी। APK फाइल होती है एंड्रॉयड पैकेज फाइल। Okay. उसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइल होती है, मेलवेयर होते हैं उसके अंदर।
जैसे आप व्हाट्सएप चला रहे हैं, आपके पास ई चालान के नाम से एक एपीके फाइल आ गई और उसके नीचे एक टेक्स्ट मैसेज होगा लिखा हुआ कि आपका चालान हो गया 1000 रुपये का। आप अपना चालान को चेक कर सकते हैं, अपने चालान को भर सकते हैं। आप यहाँ पे आप इस फाइल पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस फाइल पे क्लिक करेंगे, आपके फ़ोन के अंदर मेलवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, आपका व्हाट्सएप हैक हो जाएगा तुरंत और आप अपने व्हाट्सएप का एक्सेस खो बैठोगे। उसके बाद फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, आपके व्हाट्सएप का एक्सेस, आपके फ़ोन का एक्सेस, आपके गैलरी का एक्सेस सारा के सारा फ्रॉडस्टर के पास चला गया है। आपके व्हाट्सएप से वो आपके जानकारों के पास मैसेज सेंड करेंगे, मैसेज भेजेंगे कि सर मेरे को 10,000 रुपये की आवश्यकता है, मेरे को 20,000 रुपये की आवश्यकता है। तो इस तरह से मैसेज भेज के कोई एक दो बंदों ने जिसने उसके पास दोस्त समझ के, यार समझ के पैसे ट्रांसफ़र भी कर देते हैं और इस तरह से बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है। तो सर ऐसा कोई केस आपके सामने अभी लेटेस्ट आया कि जिसमें मतलब ऐसी चीज़ हुई हो? ऐसी चीज़ मेरे थाने के अंदर, जो मेरे पुलिस स्टेशन के अंदर ही पोस्टेड ही है, उसके साथ ही ऐसा केस हुआ है अभी। ओके। कुछ ही दिन पहले की बात है अभी। उसके पास पहले तो एक कॉल आती है, कॉल करने वाला बोलता है कि हम जियो कंपनी से बोल रहे हैं। उसके पास जियो की सिम थी और वो उसको कॉल करके बोलता है कि ये आपके पुलिस स्टेशन में ही पुलिस वर्किंग है, पुलिस स्टाफ है? हाँ, पुलिस स्टाफ है वो। ओके। तो उसके पास कॉल आती है, वो कॉल करके वो बोलता है उसको कि आप जियो की सिम यूज़ करते हैं सर, और आपके फ़ोन के अंदर ट्रू कॉलर ऐप नाम की एक ऐप है, आप इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दिए अभी। तो वो समझ गया उसी टाइम पे कि भाई फ्रॉडस्टर की कॉल है। उसने उसको फ़ोन कट कर दिया। उसकी दोबारा कॉल आती है, वो बोला फ़ोन कट मत करो, अगर फ़ोन कट करोगे तो आपकी सिम बंद कर देंगे हम। उसने फिर दोबारा फ़ोन कट कर दिया। 10 मिनट में उसकी सिम सच में ही बंद हो गई। उसने फिर कस्टमर केयर पे कॉल किया, कॉल करके वहाँ पे पता किया कि सर ऐसे ऐसे मेरी सिम बंद होगी। उन्होंने फिर दोबारा से उसकी सिम चालू कर दी। चालू करने के बाद फिर दोबारा उस बंदे की कॉल आती है। कॉल करके फिर दोबारा वो बोलता है कि आप की सिम 10 मिनट में फिर बंद हो जाएगी, या फिर आप अपनी ये डिटेल मेरे को बता दो। वो फिर भी उसको कुछ भी डिटेल नहीं बताता है। 10-15 मिनट बाद फिर दोबारा उसकी सिम बंद हो जाती है। अब इसमें देखो किस तरह से उसकी सिम बंद हो रही है, फ्रॉडस्टर किस तरह से जाल बिछाने की कोशिश कर रहा है। वो फिर दोबारा से केयर के अंदर कॉल करता है, कॉल करके बोलता है कि भाई मेरी सिम बंद क्यों कर रहे हो आप बार बार। अब वो केयर वालों ने बोला उनको कि सर आप ही तो सिम बंद करवा रहे हैं। और वो बोला कि सर मैंने तो सिम बंद नहीं करवाई। बोला कि सर आपकी तरफ से ही कॉल आई है और आपने ही सिम बंद करवाई है, तभी हमने सिम बंद की है, और आपके नाम से ई सिम एक्टिवेट करवाने की रिक्वेस्ट भी आई हुई है हमारे पास। ओके। अब उनके नाम से ई सिम एक्टिवेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉडस्टर। पर सर जब ये फ्रॉडस्टर जब ये कॉल कर रहा था, वो उस वहाँ सिम बंद करवा रहा था, तो वो सिम वाले कोई उससे वेरिफिकेशन? वही चीज़ बताता हूँ। आजकल हमारा डेटा हर एक वेबसाइट से, मतलब हर एक तो नहीं कह सकता, मतलब बहुत सारी वेबसाइट से हम खुद भी मिस्टेक करके हमारे डेटा कहीं ना कहीं लीक हो रहा है, कहीं किसी न किसी जगह पे। उस फ्रॉडस्टर के पास उस बंदे की सारी डिटेल थी, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, उसका फादर नेम, उसका नेम। वो वहाँ पे कॉल करता था, कॉल करके वो बताता है कि भाई मेरा मोबाइल फ़ोन गुम हो गया है, मेरी सिम को आप बंद कर दीजिए। कॉल करने के बाद वो थोड़ी बहुत डिटेल पूछते हैं वेरीफाई करने के लिए, नाम, फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो उसने बता दी। बताने के बाद उसने वो सिम ब्लॉक कर दी। ब्लॉक करने के बाद अब उस बंदे ने क्या किया, ई सिम एक्टिवेट करवाने के लिए रिक्वेस्ट सेंड की वहाँ पे कि भाई मेरा सिम बंद हो चुकी है, मेरी ई सिम एक्टिवेट कर दो, कम से कम मेरे को जहाँ पे कॉल करनी है, काम की कॉल करनी है, वो तो मैं कर पाऊंगा। और उसी दौरान ही शुक्र ये रहा कि इसने केयर के अंदर कॉल कर लिया, और केयर में कॉल करने के बाद उनको बता दिया कि सर मैं कॉल नहीं कर रहा, ना ही मैं अपनी सिम बंद करवा रहा हूँ, कोई फ्रॉडस्टर है जो ये चीज़ कर रहा है। तो केयर वालों ने उसकी ई सिम की रिक्वेस्ट भी कैंसिल कर दी, और उसको भी ये बताया कि आप केयर में आके ही अपनी सिम एक्टिवेट करवाएं, अभी सिम आपकी एक्टिवेट नहीं होगी। तो इस तरह से उसके साथ वो फ्रॉड होते होते बच गया। अगर वो बंदा फ्रॉडस्टर उसकी ई सिम एक्टिवेट करवा लेता, उसके बाद उसके व्हाट्सएप का भी एक्सेस ले लेता पूरे के पूरे, उसके बैंक अकाउंट के भी OTP सारे उसके पास थे, मन चाहा जो उसको फ्रॉड करना चाहे तो वो फ्रॉड कर सकता था। तो सर ये तो चलो आपके पुलिस में जो वो स्टाफ थे उनको नॉलेज थी, रियल स्टोरी थी। हाँ, उनको नॉलेज थी। पर हमारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गाँव में रहते हैं, पिछड़े तबके से हैं, तो उनके पास जब ऐसी कॉल्स जाती हैं तो वो समझ नहीं पाते, वो लोग ये कर देते हैं। तो आप क्या मतलब वो बताएंगे, पॉइंट्स बताएंगे जिससे हर कोई इंसान वो फॉलो करे तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है? पहले तो आपके पास अननोन नंबर से कोई कॉल आती है तो हमें सबसे पहले संदेह करना है हर चीज़ पे कि हो सकता है ये फ्रॉडस्टर की कॉल हो। ओके। अगर आपके पास व्हाट्सएप से आपके किसी जानकार का भी मैसेज आ रहा है,
कोई ऐप आ रही है, एपीके फाइल आ रही है, तो भी हमें वो भूल कर भी डाउनलोड नहीं करनी है। कोई पैसे मांगने की डिमांड कर रहा है व्हाट्सएप मैसेज से, आपका जानकार भी, तो कॉल करके पहले हमें वेरीफाई कर लेना है कि भाई सच में ही आप पैसे मांग रहे हो या नहीं। कि हो सकता है आपके जानकार का व्हाट्सएप हैक हो रहा हो और वो आपके पास उससे के थ्रू मैसेज सेंड कर रहा हो। ओके। तो मोटी मोटी काफ़ी चीज़ें हैं जो हम सोशल मीडिया के थ्रू हम बताते भी हैं कि हमें क्या क्या सेफ्टी और बरतनी चाहिए, क्या क्या सेटिंग्स अपने फ़ोन के अंदर ऑन रखनी चाहिए। व्हाट्सएप को आप पूरी तरह से सेफ कैसे रख सकते हैं, 99% लोगों को यही नहीं पता होगा व्हाट्सएप को हम पूरी तरह से सेफ कैसे रखें। क्या सर बिना ओटीपी मांगे भी कोई हमारा बैंक खाता खाली कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आज की डेट में इंडिया में लगभग हर एक लोगों को ये चीज़ पता है मोटे मोटे तौर पे कि आपके पास कोई कॉल आती है तो ओटीपी मांगता है तो हमें नहीं बताना। बिल्कुल सभी को पता है, सभी को पता है जी। और फिर भी हम ओटीपी बता भी देते हैं और हमारे साथ फ्रॉड भी हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि फ्रॉडस्टर भी आजकल बहुत एडवांस होते जा रहे हैं। ओके। वो हमारे पर साइकोलॉजिकल अटैक करते हैं, साथ साथ में हमें पता भी नहीं होता कि कब हमने ओटीपी बता दिया और हम ओटीपी बता भी देते हैं। ऐसा कोई विद एग्जांपल आप हाँ, बता सकते एग्जाम्पल हैं? मैं आपको बताता हूँ एक। जैसे ये भी असली घटना आपको मैं बता रहा हूँ, हाँ जो जी। आपको एग्जाम्पल बता रहा हाँ हूँ, जी। गुड़गांव की ही घटना है। बस स्टैंड पे एक आदमी खड़ा हुआ था, उसके पास एक दूसरा आदमी आता है, पब्लिक पैलेस में खड़ा है। पब्लिक में तो चलो हम भी ये सोचते हैं कि हम बिल्कुल, सेफ है, बिल्कुल। हमारे साथ क्या फ्रॉड होगा पब्लिक में। बिल्कुल। तो दूसरा आदमी उसके पास आके बोलता है कि सर मेरा मोबाइल फोन गुम हो गया है, ओके। प्लीज अपना मोबाइल फोन दे दीजिए, एक बार मेरे को घर पे कॉल करनी है, कुछ अर्जेंटली काम है मेरे को। ओके। मानवता के तौर पे आप होते, मैं होता, चलो भाई लो कर लो, बात कर लो आप। हमने फ़ोन दे दिया उसको, उसने फ़ोन लिया, उसने एक कॉल लगाई, कॉल लगा के फ़ोन कट कर दिया और आपको फ़ोन वापस दे दिया। कुछ ही देर बाद आपका बैंक अकाउंट खाली, आपके खाते से पैसे कटने लग गए, आपका व्हाट्सअप एक्सेस खत्म हो गया, व्हाट्सअप हैक कर लिया। अब सोचो कैसे? ये कैसे हुआ सर? उसने जो आपका फ़ोन लेके कॉल लगाई थी, वो कॉल लगाई थी *21#, उसके बाद उसके मोबाइल नंबर और फिर हैश। इससे क्या हुआ, आपके पास जो भी कॉल आ रही है वो उसके मोबाइल नंबर पर फॉरवर्ड हो चुकी है सारी की सारी। ओके। अब फ्रॉडस्टर क्या करेगा, ओटीपी इनवाइट करेगा, मैसेज से नहीं, कॉल से। आजकल कॉल से भी ओटीपी आते हैं। राइट। अब ओटीपी का ही पता चल गया तो फिर तो आपको पता ही आ गई कहानी, सारी चीज़ें फिर एक्सेस कर सकता है, व्हाट्सएप एक्सेस कर सकता है, आपके बैंक की डिटेल उसके पास होगी तो वो आपके बैंक अकाउंट को भी। तो मतलब इसमें तो इस केस में तो उसने अपना किसी को ओटीपी भी नहीं बताया और फिर भी उसका सारा खाता खाली। एक तरीके से उसी ने ओटीपी बताया है, बताया भी है, मतलब इनडायरेक्टली तरीके से। इनडायरेक्टली पर वही तो उसने, हाँ, वही चीज मैं बता रहा हूँ, ओटीपी पूछने के तरीके बदल गए हैं तरीके आजकल। बदल गए। राइट। आपको अभी बताया, स्क्रीन शेयर की ऐप होगी जो आपके फोन में किसी ना किसी बहाने से वो ऐप इंस्टॉल करवा लेंगे, उसके बाद आपके पास ओटीपी सेंड कर देंगे। स्क्रीन शेयर है, सामने वाले को आपकी स्क्रीन दिख रही है, ओटीपी देख लिया, बैंक अकाउंट खाली आपका। अभी कुछ दिन, लगभग 10 दिन पहले की घटना है कि एक लेडीज के पास एक कॉल आती है कोरियर कंपनी की तरफ से। मतलब फ्रॉडस्टर बोलता है कि हम कोरियर कंपनी से बोल रहे हैं, ओके। और हमारा डिलीवरी बॉय आपके घर पे आ रहा है, आपके घर की लोकेशन नहीं मिल रही है और ना ही आपके कॉल पर कॉल लग रही है। तो आपके पास हम डिलीवरी बॉय के नंबर सेंड कर रहे हैं, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। वो लेडीज बोली मैंने तो कुछ ऑर्डर किया ही नहीं, डिलीवरी बॉय कौन आ रहा है, क्या देने के लिए आ रहा है? तो बोला कि आपके नाम से ऑर्डर है, आपका ये एड्रेस है, यहाँ पे वो आया हुआ है। नोला अगर आपने ऑर्डर नहीं किया तो आप एक बार उनको कॉल करके बता दो कि भाई मैंने ऑर्डर नहीं किया, आप ले जाओ इसको वापस, क्योंकि वो आपके पास कॉल नहीं कर पा रहे। तो वो बोली ठीक है मेरे पास भेज दो नंबर, मैं कॉल कर लेती हूँ। उन्होंने उसके पास नंबर सेंड कर दिए। नंबर क्या सेंड किए, टेक्स्ट मैसेज सेंड किया, उसके अंदर वही चीज़ लिखी हुई थी *21#, कोई मोबाइल नंबर और हैश। लेडीज़ कॉल पे ही थी वो, उसने कॉल पे ही पूछा फिर दोबारा से कि सर ये कैसे नंबर, ये तो अजीब नंबर है। वो लग सर ये मैडम ये कंपनी के नंबर है, वैसे डायरेक्ट नंबर पे कॉल नहीं लगेगी, इस तरह से कंपनी पे के नंबर, इस पे आप कॉल कीजिए, आपकी कॉल लग जाएगी। उस लेडीज़ ने उस नंबर को कॉपी करके पेस्ट किया अपने डायल पैड में और कॉल लगा दी। अब इनडायरेक्टली क्या हो गया, उसकी कॉल फॉरवर्ड होगी सारी की सारी उस नंबर पे, ओटीपी इनवाइट करेगा, सारे के सारे उसके पास चला गया। तो फ्रॉडस्टर आपका माइंड वॉश करने की कोशिश करते हैं, आपका माइंड पढ़ने की, किसी ना किसी तरीके से आपको जाल में फंसाया जाए। तो किसी चीज़ पे इस तरह से विश्वास मत करो। कोई भी चीज़ आपके साथ घटित होती है उसको शक के नज़रिए से देखो। ओके। तो आप अगर उसको शक के नज़रिए से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको समझ में भी आएगा कि इसके पीछे अब मेरे साथ ये हो सकता है, तो इसका बचाव कैसे होगा। आपके दिमाग के अंदर ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन आएगा और आप धीरे धीरे इस चीज़ को अंदर अपनी लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करोगे
तो आप डिजिटल रूप से सेफ रह पाओगे, ये चीज़ें। और आज मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में सबसे जो खतरनाक स्कैम चल रहा है साइबर में, वो क्या चीज़ है? साइबर फ्रॉड के अंदर सबसे खतरनाक, अगर आप पैसों के हिसाब से मानो कि बस सबसे ज़्यादा पैसे किस में गए हैं, तो वो जाते हैं इन्वेस्टमेंट फ्रॉड में। ओके। लोगों को करोड़ों करोड़ों रुपए तक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के अंदर गवा देते हैं। ये क्या चीज़ है सर, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड? ये कैसे, कुछ बताओ हमें इस बारे में। गुड़गांव की ही घटना है अभी, एक लेडीज के 12 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट फ्रॉड से 12 करोड़ रुपए? 12 करोड़ रुपए उसके अकाउंट से चले गए। छोटी मोटी राशि नहीं होती 12 करोड़। और किस हिसाब से उसको उसका माइंड वॉश किया होगा कि उसने 12 करोड़ एक जगह पे इन्वेस्ट कर दिए। मतलब ये इसमें तो कुछ लाजवाबी काम किया होगा फ्रॉडस्टर ने। उसकी स्टार्ट ऐसे हुई थी, उसने कोई ऐड देखी इंस्टाग्राम पे, ओके, कोई इन्वेस्टमेंट की कि हमारी ऐप पर, वेबसाइट पर आप इन्वेस्टमेंट करो, आपका 30%, 40%, 50% आपको रिटर्न मिलेगा। ओके, तो उस लेडीज ने थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके उस पर क्लिक कर दिया ऐड पे। ओके। स्टार्टिंग में उसने फिर उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी, उसके पास कॉल भी आई, उसने अपनी डिटेल डाल देते स्टार्टिंग में, लॉगिन करते टाइम कॉल भी आई, उसको कॉल पे बहलाया फुसलाया गया कि भाई आप स्टार्टिंग में कुछ अमाउंट डाल के देखो, आप कुछ अमाउंट डालोगे तो आपको पता लग जाएगा हम सच में रिटर्न दे रहे हैं या नहीं। ओके, उस लेडीज ने स्टार्टिंग में 50,000 रुपये उसके अंदर डाले, ओके। और 50,000 रुपये डालने के बाद 1 महीने के अंदर उस ऐप के थ्रू उसने 9 लाख रुपए विड्रा कर लिए। मतलब उसके खाते में उस फ्रॉडस्टर ने 9 लाख रुपए डाल 9 दिए? लाख रुपए 50,000 के बदले? 50,000 के बदले। ओके। अब फ्रॉडस्टर को भी ये चीज़ का पता है कि अगर किसी बंदे ने 50,000 रुपये डाले हैं और 9 लाख हम रुपए उसको वापस दे रहे हैं, तो 100% वो बैठेगा तो नहीं, दोबारा उसको इन्वेस्टमेंट करेगा। पूरा ट्रस्ट हो गया उसको, तो पूरा ट्रस्ट बिल्ड कर दिया, उसको अपने विश्वास में ले लिया, उसका माइंड वॉश कर दिया, उसका पर्सनल मैनेजर बना दिया। कॉल करके उसको समझाते कि मैम आप इस तरह से करो, इस तरह से करो, आपका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उस लेडीज ने धीरे 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 करते करते 2 या 3 महीनों के अंदर उस ऐप पर, उस वेबसाइट पर लगभग 12 करोड़ रुपए डाल दिए। जो उसकी जो भी कमाई थी, एफडी वगैरह थी, सब कुछ उसने उस पर इन्वेस्ट कर दिया। ओके। और लास्ट में जब वो विड्रा करने गई, ऐप पे आपको दिखेगा भी पैसे, उसने 12 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं, उस पर दिखेंगे कि आपके 12 करोड़ के 50 करोड़ बन चुके हैं, लेकिन वो विड्रा नहीं होंगे। 50 करोड़ दिख रहे। वो लेडीज विड्रा करने के लिए जिस दिन गई, उससे टैक्स मांगा गया, फिर बोले कि 5 करोड़ रुपए और डालो। फ्रॉडस्ट तो सोचते हैं कि भाई जितने ज़्यादा आ सके चलो और बढ़िया है। राइट। उसके पास और पैसे नहीं थे, वो उसको थोड़ा बहुत शक होने लगा लेडीज़ को। उसके बाद फिर वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने के लिए गई, तब उसको पता चला कि उसके साथ तो फ्रॉड हो गया है। इस तरह से जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनके पास पैसे हैं, दिल्ली एनसीआर के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट फ्रॉड चल रहा है, जिसमें लोग करोड़ों करोड़ों रुपए अपने लुटा रहे हैं। और इसके अंदर कोई गरीब तबके के लोग नहीं फंस रहे, इसके अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों का माइंड वॉश करके उनको उलझाया जा रहा है इन तरीकों से। तो कोई भी किसी भी वेबसाइट पे आप इन्वेस्टमेंट करो, तो हमें देखना चाहिए सबसे पहले कि ये वेबसाइट फर्जी तो नहीं है। हमें उसका यूआरएल चेक करना चाहिए। HTTP से स्टार्ट होता है यूआरएल। अगर यूआरएल के लास्ट में S नहीं है उसके पीछे, तो इसका मतलब कि वो वेबसाइट फर्जी है। S का मतलब होता है सिक्योर। राइट। अगर HTTPS है तो उसको ऊपर हम थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके ऊपर बिल्कुल ही ट्रस्ट कर ले। अगर S नहीं है तो वो 101% वो फर्जी वेबसाइट है। और ऐसा कोई फ्रॉड केस सर जो पुलिस को सबसे ज्यादा, साइबर फ्रॉड सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सॉल्व करने में, ऐसा कोई केस होता है इस तरीके का? ऐसा एक हमारे थाने का ही केस है, उसके मैं आपको चर्चा बताता हूँ थोड़ी। जैसे एक लेडीज के 13 लाख रुपए कट गए थे बैंक अकाउंट से। ओके। तो हमने क्या किया, जिस अकाउंट में पैसे गए उस अकाउंट की डिटेल निकाली। ओके। वो अकाउंट निकला मध्य प्रदेश का। ओके। फिर वहाँ पे जाके रेड की, जो एड्रेस था उस बंदे का। तो रेड करने के बाद पता लगा कि वो जो जिसका अकाउंट है जिस नाम से, वो एक झोपड़ी में रह रहा है एक गांव के अंदर। उसको खुद को ही नहीं पता कि उसके नाम से कितने अकाउंट चल रहे हैं, उसके नाम से कितनी सिम चल रही है। उसे पूछताछ की गई, उसने फिर बताया बाद में कि सर कुछ दिन पहले 10,000 रुपये दे के उसको कुछ बंदे आए थे, उसका बैंक अकाउंट खुलवा लिया, उसके नाम से सिम ले ली। ओके। उनको 10-12 हज़ार रुपये दे देते हैं और उनके नाम से ये अकाउंट खुलवा के उन अकाउंट के अंदर फ्रॉड करते हैं। उसके अगली कहानी सुनो। फिर इसी केस के अंदर फिर क्या हुआ, उस बैंक अकाउंट से आधे घंटे के अंदर उस बैंक अकाउंट के अंदर 13 लाख रुपए रहे। आधे घंटे के बाद वो 13 लाख अलग अलग 75 अकाउंट के अंदर चले गए, ट्रांसफर कर दिए। उन 75 अकाउंट की हमने डिटेल निकाली, तो एक अकाउंट निकला केरल का, एक महाराष्ट्र का, एक बेंगलोर का, एक पश्चिम बंगाल का, एक झारखंड का। मतलब कि अब फ्रॉडस्टर का माइंडसेट देखो
कि उसने कहाँ कहाँ से जाके इस तरह से अकाउंट्स खरीद रखे हैं, ले रखे हैं। अलग अलग स्टेट में। इनको म्यूल अकाउंट बोलते हैं, Okay. जो फर्जी अकाउंट हो गए। Okay. अलग अलग स्टेट से गरीब तबके के लोगों को बहला फुसलाकर कुछ पैसों का लालच देके उनकी बैंक डिटेल लेके उनके अकाउंट को लेके एटीएम कार्ड ले लेते हैं, उनका बैंक अकाउंट खरीद लेते हैं और उनके नाम से फर्जी सिम निकलवा लेते हैं। ओके। उन चीज़ों से फिर वो फ्रॉड करते हैं। तो अब 13 लाख रुपए 75 अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं और वो अकाउंट 75 ऑल इंडिया के अंदर कहीं कहीं के। और फ्रॉडस्टर का माइंड सेट ये है कि भाई पुलिस कहाँ कहाँ पकड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पकड़ में वो भी आते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी लंबी प्रोसेस हो जाती है, पकड़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है उन चीज़ों को। तो बट पकड़ में आ जाते हैं पकड़ लोग। में आ जाते हैं मैक्सिमम। इस तरह से नहीं है, कहीं ना कहीं अपना लूप होल छोड़ देते हैं क्रिमिनल हर जगह ओके। पे। तो मतलब ये केसेस, इस तरीके के केसेस सॉल्व करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी हो जाता है आपका। ओके, लेंथी हो जाता है क्योंकि 75 के अकाउंट और निकल गए, उनके अंदर पैसे गए हैं, अगर वहाँ पे जाके पूछताछ करनी है, वहाँ पे जाके रेड करनी है अलग अलग तरीके से, तो इस तरह के अकाउंट में दिक्कत आती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई रेंट पे अकाउंट लेने के लिए आता है कि रेंट पे दे दो मेरे को अकाउंट, या फिर कमीशन बेस पे आपसे अकाउंट लेने के लिए आता है, तो कभी भी भूल कर अपना अकाउंट नहीं दे, क्योंकि वो आपके अकाउंट से 100% फ्रॉड करेंगे। और फ्रॉड करेंगे तो उसके अंदर आइडेंटिटी आपकी होगी, फ्रॉडस्टर की नहीं। केस में दिक्कत परेशानी आएगी आपको आएगी, ओके। बाद में फ्रॉडस्टर क्या आएगी, लेकिन आपको भी उसके अंदर दिक्कत परेशानी। तो कुछ पैसों के लालच में आके अपना अकाउंट को ऐसे किसी को बेचे नहीं, अपनी सिम किसी को मत दे। सर, क्या ऐसा कोई प्रोसेस है जिससे हम ये पता कर सकें कि हमारे नाम पे कितनी सिम रजिस्टर्ड है? एक भारत सरकार की वेबसाइट है टैफकॉप। ओके। आप गूगल पे सर्च कीजिए टैफकॉप, उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी डालिए। उसके बाद आपके नाम से कितनी सिम रजिस्टर, वो सारी की सारी आपके पास आ जाएगी। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके नाम से कोई सिम नहीं है और उसके अंदर शो हो रही है, तो आप वहीं पे क्लिक करके कि नोट माई नंबर, ओके। और आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आपकी सिम बंद हो जाएगी। और दूसरा, अभी जो ट्रेंडिंग में चल रही है, आपने सुना होगा संचार साथी ऐप, ओके। जो एक भारत सरकार की ऐप है, बहुत अच्छी ऐप है। इस ऐप को आप इंस्टॉल करिए अपने फ़ोन में। फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद इसके अंदर ही एक तीसरे नंबर पर या दूसरे नंबर पर ऑप्शन आता है मोबाइल कनेक्शन का। आप उस पर क्लिक जैसे ही करोगे, आपके पास आपकी सिम की लिस्ट आ जाएगी कि आपके नाम से कितनी सिम रजिस्टर्ड है। और इस ऐप के और भी काफ़ी फ़ायदे हैं। सबसे ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है इसमें चक्षु का, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप से फ्रॉड कर रहा हो, आपके पास कोई कॉल करके फ्रॉड कर रहा हो, या फिर मैसेज करके फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा हो, तो आप उस नंबर की यहाँ से रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो जाता है, आपको ट्रेसिंग पे लगाना है खुद से घर बैठे, आप इसके ऊपर अपने मोबाइल फ़ोन को आसानी से ट्रेसिंग पे लगवा सकते हैं इस ऐप के माध्यम से। तो बहुत काम की ऐप है। इसके अंदर IMEI सर नंबर भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर कोई पुराना फ़ोन परचेज करते हो आप, आपको पता नहीं है चोरी का है या फिर किसी का गुम हुआ हुआ या फिर किसी पुलिस केस में है, तो इसमें सबसे लास्ट में एक ऑप्शन होता है, उसमें आप अपने IMEI नंबर डालिए, सर्च पे क्लिक कीजिए, आपके पास डिटेल आ जाएगी कि ये फ़ोन किसी पुलिस केस में इन्वॉल्व तो नहीं है। तो काफ़ी काम की ऐप है ये, आप इसके अंदर भी सब चीज़ चेक कर सकते हैं। और आजकल मतलब हम हर काम व्हाट्सएप पे करने लगे हैं, लोग कॉल भी व्हाट्सएप पे करते हैं, अपनी पर्सनल कॉन्वर्सेशंस, हर चीज़, फोटोज वोटो सब कुछ व्हाट्सएप के थ्रू ही शेयर करते हैं। हम लोग ये मान बैठे हैं कि व्हाट्सएप बहुत सेफ है। क्या सच में साहिल सर, जो व्हाट्सएप है बहुत सेफ ऑप्शन है? हमें सिक्योरिटी फीचर्स का पता होना चाहिए व्हाट्सएप का। 99% लोगों को तो पता ही नहीं कि व्हाट्सएप के अंदर क्या क्या सेटिंग करनी चाहिए कि हमारा व्हाट्सएप बिल्कुल सेफ रह सके। अगर आप ये सेटिंग कर लोगे, आपका व्हाट्सएप कभी भी हैक नहीं होगा, व्हाट्सएप के माध्यम से आपके पास कभी फ्रॉड नहीं होगा। ओके। सबसे पहले तो आप व्हाट्सएप में सेटिंग में जाए, वहाँ पे जाके वो सबसे पहले आप व्हाट्सएप की सेटिंग में जाए, वहाँ पे आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। सबसे पहले अपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन को आज ही ऑन कर लीजिए। ओके। 6 डिजिट का पासवर्ड डालना पड़ेगा वहाँ पे आपको। अपने मोबाइल नंबर, अपने गाड़ी के नंबर वो उसमें ना डालें, कुछ यूनिक नंबर डालें। गर्ल सेफ्टी के लिए साइलेंट अननोन कॉलर्स को ऑन कर लीजिए। आपके पास कोई बार बार कॉल करके परेशान करता है, व्हाट्सएप की सेटिंग में ही है, व्हाट्सएप में जाइए, प्राइवेसी में जाइए, वहाँ पे साइलेंट अननोन कॉलर का आपको ऑप्शन मिलेगा, उसको ऑन कर दीजिए। और उसके बाद ऑटो मीडिया डाउनलोड को ऑफ कर दीजिए। ओके। अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में ही आपको मिल जाएगा ऑटो मीडिया डाउनलोड। उसका फ़ायदा ये होगा
कि आपके पास कोई फाइल भेजेगा ऑटोमेटिकली डाउनलोड नहीं होगी, आप उस चीज़ से सेफ रहेंगे, उसको भी आप ऑफ करके रहिए। और व्हाट्सएप के अंदर एक फीचर होता है गर्ल सेफ्टी के लिए, अगर आपको कोई बार बार मैसेज करके परेशान कर रहा है तो ब्लॉक अननोन अकाउंट का ऑप्शन आता है एक व्हाट्सएप में, आप ऊपर सर्च कर सकते हैं, सेटिंग में ऊपर सर्च कीजिए ब्लॉक अननोन अकाउंट, वो ऑप्शन आ जाएगा, उसको आप ऑन कर दीजिए। उसका फ़ायदा क्या होगा, अगर आपके पास कोई 3-4 बार व्हाट्सएप पे बार बार मैसेज करेगा तो व्हाट्सएप उसको खुद फ्रॉडस्टर मान के उसको ब्लॉक कर देगा। ओके, इसके बाद हमारा व्हाट्सएप 100% सेफ हो सकता है? बिल्कुल सेफ है। आपके अगर आपने व्हाट्सएप में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर रखा है तो सामने वाले बंदे को आपका OTP पता चल जाएगा, तो भी उसके बिना आपका व्हाट्सएप को एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो बिना उस 6 डिजिट के पासवर्ड के। ओके, तो बहुत अच्छा फीचर ये, इसको हमें बिल्कुल ऑन करके रखना चाहिए। सर एक चीज़ बताएं कि आजकल हम कोई भी ऐप या कुछ भी डाटा हम फ़ोन में करते हैं, किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो एक पॉपअप आता है, कई बार वो पूछता है कि आप अपनी लोकेशन रिवील करना चाहते हैं या करिए यस नो में। ऐसे क्या हमें अपनी लोकेशंस ऐसे रिवील करनी चाहिए? देखिए बहुत सी ऐप होती है, आप देखिए ऐप को आपकी किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। अब एक एग्जांपल बताता हूँ, मान लो आपने कोई गेम की ऐप है, लूडो ऐप लगा लो, एक लूडो की आपने ऐप डाउनलोड कर ली, ठीक है। आपने डाउनलोड की तो आपने लूडो के अंदर जैसे आपने इंस्टॉल करी, वो ऑप्शन आया आपके पास गैलरी एक्सेस का, आपने अलाउ कर दिया, कॉन्टैक्ट एक्सेस का आपने अलाउ कर दिया, आपकी लोकेशन का आपने अलाउ कर दिया। अब आप एक चीज़ खुद ही सोच के देखिए, कोई गेमिंग ऐप है, आप उसके अंदर केवल गेम खेलना है, उसको आपकी गैलरी का क्या काम, उसको आपके कॉन्टैक्ट्स का क्या काम, उसको तो आपको गेम खिलाना है। तो कहीं ना कहीं ये ऐप्स आपके डेटा को डार्क वेब पर बेच रही है, साइबर क्रिमिनल वहाँ से आपको क्रिप्टो के माध्यम से वो डेटा को खरीदते हैं और उसी के बाद आपके साथ फ्रॉड किया जाता है, आपको टारगेट किया जाता है। सर ये डार्क वेब की बात बहुत ज़्यादा की जाती है, डार्क वेब क्या है एग्जैक्टली क्योंकि हमारी बहुत सारी ऑडियंस को पता नहीं है कि डार्क वेब क्या है, तो इसके बारे में बताओ कुछ आप। जैसे वेब मुख्य तौर पे 3 तरह के होते हैं, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। ओके, सरफेस वेब वो हो गया जो हम नॉर्मली अपने इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं, हम चला रहे हैं कुछ भी इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, ये सब सरफेस वेब हो गया। उसके बाद हो गया डीप वेब। डीप वेब जैसे कि किसी बैंकिंग की वेबसाइट होगी, किसी हॉस्पिटल की वेबसाइट होगी, कोई सरकारी वेबसाइट होगी, जिनका एक्सेस कुछ स्पेशल लोग ही कर सकते हैं, मतलब कि सभी लोग उनका एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन वो लीगल होती है। उसके बाद आता है डार्क वेब। डार्क वेब वो इंटरनेट का वो हिस्सा है जहाँ पर सारे के सारे इलीगल काम मिलते हैं। ओके, हम नॉर्मली तौर पर डार्क वेब को एक्सेस नहीं कर सकते, टोर ब्राउज़र से डार्क वेब को एक्सेस किया जाता है। तो वहाँ पे सारी की सारी आपको इलीगल वेबसाइट्स मिलेगी, सब कुछ इलीगल काम मिलेगा। क्रिमिनल आपकी डिटेल को, जो ये ऐप होती है, उनको सब कुछ डार्क वेब पे बेच देते हैं। वहाँ पे ट्रांजैक्शन होती है क्रिप्टो में, डार्क वेब पे बेचते हैं, क्रिप्टो के अंदर ट्रांजैक्शन होती है आपस के अंदर, आपकी डिटेल को कोई ले लेगा। हमारा डेटा कौन खरीदता है सर? फ्रॉडस्टर खरीदते हैं आपका डेटा डार्क वेब से। ओके, फ्रॉडस्टर ने आपका डेटा खरीद लिया, डेटा को एनालाइज करके आपको टारगेट किया जाएगा। ओके, आपके डेटा के अंदर मान लो आपके आधार कार्ड है, आपका मोबाइल नंबर है, आपके फादर का नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका एड्रेस है, 4-5 चीज़ें अगर आपके पास, आपकी फ्रॉडस्टर के पास पहुंच गई, तो आपके पास कॉल करके वो किसी ना किसी बहाने से आपको ट्रस्ट मिलेगा। जैसे कि वो बोल सकता है कि मैं पुलिस वाला बोल रहा हूँ और आपके नाम से इलीगल ड्रग्स मिले हैं और इसके अंदर आपके आधार कार्ड की फोटोकॉपी मिली है, आपका नाम ये है, आपके फादर का नाम ये है, आपका एड्रेस ये है और आपके आधार कार्ड नंबर ये है, तो आप 1% सोचो कहीं ना कहीं सच में पुलिस है। उसके बाद वो कहेगा आपसे कि हम आपके बैंक अकाउंट की डिटेल को चेक करना चाहेंगे कि आपकी कहाँ कहाँ ट्रांजैक्शन होती है, आप कहाँ कहाँ से आपके खाते में पैसे आते हैं, आप कुछ इलीगल एक्टिविटी में तो आप यूज़ नहीं कर रहे हो। और फिर वो करने के बाद वो आपके पैसे को बोलेंगे कि हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, आपके अकाउंट को एनालाइज करके आपके पैसे आपके पास वापस ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो काफ़ी लोग डर के मारे अपने पैसे वहाँ पे ट्रांसफ़र भी कर देते हैं। ओके, तो आपके ऊपर, आपकी डिटेल के साथ आपके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड किया जाएगा, आप उनके बहकावे में आ जाएंगे, साइकोलॉजिकल रूप से आपके ऊपर अटैक किया जाता है वो। सर आजकल जैसे बहुत ज़्यादा वायरल हो रखा है रील कल्चर, हर दूसरा इंसान आज इंस्टा के ऊपर, फेसबुक के ऊपर रील्स बनाता है, यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स बनाता है, लेकिन वो ये सब कंटेंट बनाते हुए उस 1-1.5 मिनट के कंटेंट में या 90 सेकंड के कंटेंट में ऐसी क्या गलती कर देते हैं जिससे फ्रॉडस्टर उनके ऊपर हमला कर सकते हैं? सबसे मेनली तो रील बनाते समय अपनी
कई लोग अपनी वेल्थ को दिखाते हैं रील्स के अंदर Okay. कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास लग्जरी गाड़ी है। ओके तो फ्रॉडस्टर उनको हाई वैल्यू टारगेट क्लाइंट मान के अपना ओके उनको फंसाने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से। ओके तो कोशिश करो कि अपनी पर्सनल चीज़ें सोशल मीडिया के अंदर शेयर ना करो। ओके कुछ लोग होते हैं जो रील्स के अंदर ही हम्म अपने घर की सारी चीज़ें रिवील कर देते हैं। ओके रील्स बनाते हैं कि भाई एंट्री, रील्स के अंदर इनडायरेक्टली दिख जाता है कि घर का एंट्री गेट इस साइड से है, घर का एग्जिट गेट उस साइड से है, ओके घर के अंदर इस जगह कैमरे लगे हुए हैं। तो फ्रॉडस्टर आपकी उन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, बैकग्राउंड की। ओके तो उन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आपके घर का पूरा पूरा मैप तैयार कर लिया जाता है, और उसके बाद आपके घर के अंदर चोरी हो सकती है, ठगी हो सकती है। अगर सपोज करो आप अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हो, आपने वहाँ पे जाके आप रील डालते हो या फिर पोस्ट डालते हो कोई भी कि भाई मैं फोटो डाल के मैं फैमिली के साथ यहाँ पे घूमने आया हूँ, तो आप खुद ही इनडायरेक्टली बता रहे हो कि मेरे घर पे कोई भी नहीं है, आप घुस के चोरी कर सकते हो। राइट और घर वालों और फ्रॉडस्टर को ये आपकी रील्स के माध्यम से ये पता लग जाता है कि एंट्री गेट यहाँ से, एग्जिट गेट वहाँ से है। तो वुमेन सेफ्टी के तौर के ऊपर भी, और आप कहीं घूमने फिरने जाओ अपनी सेफ्टी के तौर पर भी एक चीज़ ये होनी चाहिए, आप कहीं जाते हो तो जब तक आप उस लोकेशन से बाहर नहीं आते हो तो उस चीज़ को आप पोस्ट ना करो, ओके थोड़ा सेफ्टी पर्पज के लिए। ओके आप वहाँ से घूम के वापस घर पे आ गए, उसको पोस्ट कर दो बाद में आराम से। क्या मेरा जो फ़ोन है या किसी का भी जो फ़ोन है उसका जो फ्रंट कैमरा है वो हैक हो सकता है और उससे मेरी सब चीज़ें कोई बंदा देख सकता है, थर्ड पर्सन? बिल्कुल हो सकता है। आपके फ़ोन के अंदर ऊपर लाइट आती है, ऑरेंज लाइट, ग्रीन लाइट, अगर ये बार बार चसती है, ऑन होती है, तो आपके कैमरे का या फिर आपके माइक का एक्सेस किसी ना किसी ऐप आपको देख रही है या फिर आपकी बातें सुन रही है। तो अपने फ़ोन की सेटिंग में जाके ऐप्स में चेक कीजिए ये चीज़ें कि कोई थर्ड पार्टी ऐप आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल तो नहीं है, कोई हिडन ऐप आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल तो नहीं है, उसको तुरंत अनइंस्टॉल कीजिए। ओके, तो मतलब कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से हमें लाइव देख सकता है? बिल्कुल, अगर आपके कैमरे का एक्सेस उसने ले रखा है किसी थर्ड पार्टी ऐप ने, तो आपको लाइव देख सकती है, आपको लाइव सुन भी सकती है। सर आजकल एक नया ट्रेंड आ गया है मार्केट में, जो नए लड़के हैं 18 साल से कम उम्र के, या हम कहें तो 25 साल तक के लड़के, यंग लड़के, ये गैंगस्टरवाद के अंदर, गैंगस्टरिज्म के अंदर जो हमारे आजकल हरियाणवी गाने चल रहे हैं, पंजाबी गाने चल रहे हैं, इनको सुन के कुछ इस तरीके की रील्स बनाते हैं और ऐसे ग्रुप्स के साथ अपने आप को अटैच भी कर लेते हैं। तो ऐसे कौन से वो संकेत हैं जिसको देखकर पेरेंट्स को ये समझ जाना चाहिए कि हमारा लड़का एक गलत दिशा की तरफ बढ़ रहा है? इसके मोटे तौर पर संकेत मैं बताना चाहूँगा आपको। अगर आपका बच्चा कहीं कॉलेज या स्कूल में पढ़ता है और अचानक से उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है बच्चे का, ओके आपके साथ कम बैठता उठता है। दूसरा, बच्चे का खर्चा बढ़ रहा है अचानक से, ज़्यादा पैसे मांगने लग गए अपने पेरेंट्स से। ओके तीसरा, एटीट्यूड वाली रील्स डालने लग गया हो, स्टंट वाली रील्स डालने लग गया हो, और फेसबुक इंस्टाग्राम पर नए नए अकाउंट बना रहा हो, तो आपको अलर्ट होने की आवश्यकता है। ऐसे में हो सकता है आपका बच्चा किसी दूसरे रास्ते पे चल पड़ा हो। ये लड़के, आजकल के यंग लड़के इस दिशा में क्यों जाना चाहते हैं सर? इस चीज़ का मुख्य कारण तो एक अटेंशन कल्चर। ओके जो यंग लड़के होते हैं वो सोचते हैं कि गैंगस्टर वाली खतरनाक रील्स डालने से उनको अटेंशन मिलेगी सोशल मीडिया पे। भाई आ रहा है, कमेंट आएंगे उनके कि वाह भाई क्या चीज़, क्या वीडियो डाल लिया आपने, क्या खतरनाक स्टैंड किया। मतलब वो अपने आप को कूल मानते हैं इन चीज़ों को समझ के। ओके लेकिन उनको ये नहीं पता कि सोशल मीडिया के ऊपर भी आजकल एक्शन होने लगा है। सोशल मीडिया पर अगर आप गलत पोस्ट डालते हो, कोई पिस्टल या फिर असले के साथ में कोई पोस्ट डालते हो, तो साइबर टीम बैठी हुई है, उनको उन पोस्ट को पकड़ के FIR रजिस्टर्ड करके जेल के अंदर दे देती है। ओके और जो गैंगस्टर होते हैं वो ऐसे बच्चों को ही टारगेट करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। ओके वो कैसे करते हैं? अगर कोई बच्चा कोई एटीट्यूड वाली रील डाल रहा है, कोई गैंगस्टर टाइप से रील डाल रहा है, तो ये जो गैंगस्टर होते हैं वो उनको सोशल मीडिया से उनसे कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद उनके पास छोटा मोटा कुछ गिफ्ट भी भेज देते हैं ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। ओके वो पहले तो अपने परिवार वालों के साथ अलग है ही, मतलब कि ज़्यादा परिवार वालों के साथ बैठते उठते नहीं है। अब उनका परिवार वो मानने लगते हैं उसी गैंगस्टर परिवार को ही। ओके तो फिर गैंगस्टर क्या करता है, उसको कुछ टारगेट देता है, कुछ नया टारगेट कि तेरे को ये करना है, कुछ क्रिमिनल टारगेट। वो बच्चा कुछ क्राइम कर देता है, क्राइम करने के बाद केस रजिस्टर्ड होता है बच्चे पे।
अंदर जेल में कौन जाता है? बच्चा। ओके। तो गैंगस्टर बच्चों को इस माध्यम से टारगेट करते हैं सोशल मीडिया से। लेकिन जो गैंगस्टरों की जो रियल लाइफ होती है वो बहुत ही ख़राब होती है। रात का ठिकाने का पता नहीं, रात का सोने का पता नहीं, जगने का पता नहीं। रात को कहीं सो रहे हैं तो ये पता नहीं कि कल उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे। ओके। पुलिस से भागते फिरेंगे, ठिकाने बदलते रहेंगे, अपने दुश्मनों से डरते रहेंगे। ओके। अपना तो जीवन बर्बाद है ही, अपने माँ बाप का जीवन और खराब करके रखते हैं। ओके। तो बच्चों को इन चीज़ों का नहीं पता। एक बार एक बार किसी पर केस दर्ज हो गया ना, पुलिस केस में किसी बच्चे का या फिर किसी का नाम दर्ज हो गया, तो कैरियर यूं लगा लो उसका बिल्कुल खत्म टाइप से है। क्योंकि पहले टाइम पे होता था कि सरकारी जॉब्स के अंदर ही केवल पुलिस वेरिफिकेशन होती थी। ओके। आजकल हर एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन होने लगी है। आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक किया जाता है, और उसके अलावा अगर आप कोई अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं उसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके अंदर भी आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है। अगर आपके नाम से कोई केस रजिस्टर्ड है ना, तो यूं लगा लो आगे बढ़ने के लगभग सारे रास्ते आपके लिए बंद है। ओके। तो बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों से, गैंगस्टर कल्चर से, इन चीज़ों से दूर रहे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, देश हितों के अंदर कुछ काम करे, अपने माँ बाप पर ध्यान दे। ओके सर, जो गैंगस्टर्स होते हैं उनकी लाइफ गानों के अंदर बहुत ही हाई फाई दिखाई जाती है, लेकिन असल में जब वो जेल के अंदर होते हैं क्या उनकी लाइफ उतनी ही अच्छी होती है जेल के अंदर, या उनकी लाइफ बहुत बेकार होती है? गाने किस लिए बनाए जाते हैं? गाने बनाए जाते हैं मनोरंजन के लिए। और मनोरंजन किस चीज़ में आता है? जो रियल लाइफ में नहीं होता उससे हटके कुछ चीज़ें दिखाएंगे, उस चीज़ में लोगों को मनोरंजन आएगा। राइट। तो गैंगस्टर को मकानों के अंदर बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, लेकिन रियल के अंदर, जेल के अंदर क्या होते हैं? लैट्रिन बाथरूम साफ करते हैं, मतलब कि एक ना के बराबर जिंदगी हो जाती है। अब आप ये सोचो, कोई जेल के अंदर बंद है ना, कोई त्योहार उसका, रक्षाबंधन होता है, सभी लोग अपने घर के अंदर फैमिली के साथ के अंदर राखी बांधती है बहनें। गैंगस्टर अंदर है, जेल के अंदर बहनें राखी बांधती है, मतलब आंखों में आंसू होते हैं बहनों के, और वो अपने भाई को राखी बांधने के लिए फिर भी जेल के अंदर आई है। वो लोग अपने परिवार की तरफ भी नहीं सोचते। दिवाली का त्योहार होता है, सब अपनी फैमिली के साथ बैठ के पूजा कर रहे हैं, वो वहाँ पे जेल में पड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों से मैं कहना चाहूँगा कि गैंगस्टर कल्चर और गुंडागर्दी और बदमाशी के अंदर कुछ भी नहीं रखा। इसमें केवल आपका कैरियर खराब है, आपकी लाइफ खराब है, आपके परिवार का कैरियर खराब है। इनसे बच के रहे, अपने बच्चों को सिखाएं कि इनसे दूर रहें, और अपने बच्चों पर इन चीज़ों की निगरानी रखें। सर, जैसे आजकल लोग अपनी बेटियों को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सेफ्टी उनके लिए मायने रखती है अपनी बच्चियों के लिए। तो ऐसे कौन से ग्रुप्स होते हैं या ऐसे कौन से संगठन होते हैं जो खासकर बच्चियों को स्कूल जाते टाइम घर के अंदर ऑनलाइन टारगेट करते हैं, और फिर उन बच्चियों के साथ वो किस किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? आजकल जो फ्रॉड होने लगा है बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि बच्चे सॉफ्ट टारगेट होते हैं। क्रिमिनल की बातों में जल्दी आ जाते हैं कि क्रिमिनल किसी बड़े को बहकाएगा, उससे अच्छा वो समझेगा कि छोटे बच्चे को मैं टारगेट करता हूँ। तो सबसे बड़ा मानना इस चीज़ के अंदर एक तो ऑनलाइन गेमिंग का। ओके। बच्चे आपके घर के अंदर 2-2 3-3 घंटे तक ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग के अंदर फीचर होता है वॉइस चैट का, और आप किसी से बात भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं। अब आपका बच्चा या फिर बच्ची किसी के साथ गेम खेल रहा है, अब उसको ये थोड़ी पता है कि सामने वाला कोई फ्रॉडस्टर है या फिर कोई बच्चा ही उसके साथ गेम खेल रहा है। ओके। वो आपके बच्चे के साथ सबसे पहले दोस्ती बढ़ाएगा। दोस्ती बढ़ाने के बाद ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद वो आपके बच्चे से आपके घर की और आपके बच्चे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछने लगेगा। ओके। आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मा क्या करती है, उसके पास घर की सारी इन्फॉर्मेशन होगी। और वो टारगेट किस दिन करेगा बच्चे को, उसको पता लग जाएगा कि इस टाइम पे उसके फादर और उसके मदर घर पे नहीं है, बच्चा घर पे अकेला गेम खेल रहा है। उसके पास कोई अननोन लिंक भेज देगा व्हाट्सएप पे। अननोन लिंक भेजने के बाद उसके कहेगा कि आप इस पे लिंक पे क्लिक करें, आपको गेम के अंदर गिफ्ट मिलेगा। कुछ ना कुछ बहाना देख के बच्चा क्यूरियोसिटी के अंदर उसके ऊपर क्लिक कर देगा। क्लिक करने के बाद वो डिटेल भी डाल देगा, अपने पापा का बैंक अकाउंट उसका खाली। अभी यूपी की घटना है 2 महीने पहले की, लगभग 16 साल का एक लड़का ऑनलाइन गेम के अंदर 24 लाख रुपए हार गया। ओके। और हार गया नहीं, मतलब कि उसके अंदर उसने डाल दिए 24 लाख रुपए, गंवा दिए। उसके पापा को उसके चीज़ का पता लगा तो उस बच्चे ने डर के मारे सुसाइड कर लिया। तो देखो कितनी बड़ी घटना है एक तरीके से, कि अक्षय कुमार की बच्ची को भी इस चीज़ के लिए टारगेट होते होते बची है। उनकी लड़की ऑनलाइन गेम खेल रही थी, गेम खेलते खेलते
जो उसके साथ गेम खेल रहा था उसने उस लड़की से कहा कि आप अपनी मेरे पास न्यूड फोटो सेंड करो। वो तो गरीमत ये रही कि लड़की ने तुरंत वो चीज़ अपनी मम्मी को बता दी और उस चीज़ से उनका बचाव हो गया। ओके। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से। सर, घर के अंदर रहते रहते ही, मतलब घर, हमारे घरों के अंदर ही जो हमारी बेटियां हैं, बच्चियां हैं छोटी, वो कैसे किसी ट्रैप का या किसी चीज़ के टारगेट बन जाती हैं जो कि उनकी लाइफ बर्बाद कर देता है? देखिए, घर के अंदर जो बच्चों के साथ फ्रॉड हो रहे हैं वो मैक्सिमम जानकार लोग होते हैं करने वाले, या फिर घर में काम करने वाले, कोई नौकर या फिर कोई ट्यूशन पढ़ाने वाले। तो सबसे पहले तो हमारे पास अगर हम कोई नौकर रखते हैं, कोई ड्राइवर रखते हैं, उसकी हमें पुलिस वेरिफिकेशन करवा लेनी चाहिए कि उसका कोई पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई क्रिमिनल व्यक्ति तो उन्होंने अपने घर पे नहीं रख रखा है। ओके। दूसरा, को अगर आप सोचते हैं कि आपके घर के अंदर इस तरह की गलत चीज़ें तो हो ही नहीं सकती, तो ऐसी मानसिकता बिल्कुल भी ना रखें। क्योंकि जो फ्रॉडेस्टर माइंड टाइप से लोग होते हैं वो आपके जानकार भी हो सकते हैं कोई भी। तो हमें संदेह की दृष्टि से सभी को देखना चाहिए। अगर आपका कोई जानकार आपके घर में आके आपकी बच्ची से ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश करता है तो कुछ माँ बाप उसको प्यार समझ के नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमें उसको नज़रअंदाज ना करके थोड़ा बहुत निगरानी में उस चीज़ को भी रखना चाहिए। और दूसरा, अगर आपकी बच्ची आपके किसी जानकार के पास जाने से डर रही है, घबरा रही है, आपको बता नहीं पा रही, लेकिन इनडायरेक्टली वो आपको एक संकेत दे रही है कि कुछ ना कुछ वहाँ पे गड़बड़ है, अगर किसी के पास जाने से डर रही है, तो उस चीज़ पे ध्यान देने की हमें आवश्यकता है घर के अंदर। और ऐसी कौन सी सेटिंग्स हम अपने फ़ोन्स में कर सकते हैं अपने बच्चों को फ़ोन देने से पहले, जिससे कि वो सुरक्षित रहें? आप अपने बच्चे को अगर फ़ोन देते हैं, सबसे पहले तो अपने बच्चे को कभी भी अडल्ट फ़ोन ना दें। अडल्ट फ़ोन इन द सेंस जिसके अंदर आपका फ़ोन पे चलता हो, गूगल पे चलता हो, आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ हो, आपकी पर्सनल डिटेल डॉक्यूमेंट्स हो फ़ोन के अंदर, वो फ़ोन कभी भी बच्चों को ना दे। आप अगर कोई नया फ़ोन अपने बच्चों को देते हैं तो उसके अंदर पेरेंट कंट्रोल की सेटिंग को ऑन रखें। जैसे अगर आप कोई एंड्रॉयड फ़ोन देते हैं तो एक ऐप है गूगल फैमिली लिंक नाम से। उस ऐप को बच्चे के फ़ोन में डाउनलोड करें, अपने फ़ोन में डाउनलोड करें, दोनों को आपस में लिंक कर ले। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपका बच्चा पूरे दिन में कितनी देर फ़ोन चला रहा है, इंस्टाग्राम पर किस किस से बात कर रहा है, और गूगल पर क्या क्या देख रहा है, किस किस वेबसाइट पर विजिट कर रहा है, आपकी सारी डिटेल आपके पास होगी। अगर आपका बच्चा किसी गलत वेबसाइट पर विजिट करता है तो आप अपने फ़ोन से उस वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं, उसके फ़ोन में वो वेबसाइट नहीं चलेगी। आप अपने फ़ोन से ही बच्चे के फ़ोन का स्क्रीन टाइम सेट कर सकते हैं कि 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद फ़ोन अपने आप लॉक हो जाएगा। तो एक तरीके से आप अपने बच्चे को देख सकते हैं कि आपका बच्चा किसी गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। और आईफोन के अंदर तो फैमिली शेयरिंग के नाम से है सेटिंग के अंदर, वहाँ पे अपनी एप्पल आईडी डाल के कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2 सेटिंग्स है जो आप बच्चे को फ़ोन देते समय ये उनके फ़ोन में रखें। और सर, अगर कभी किसी भी बच्ची को या किसी भी बच्चे को या किसी बड़े आदमी को भी ये पता चलता है या किसी औरत को पता चलता है कि एआई के माध्यम से उसकी कोई फोटो को वीडियो में कन्वर्ट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है, तो अक्सर लोग डर जाते हैं, शर्म के बारे बताते नहीं हैं। तो इस केस में कैसी मानसिकता होनी चाहिए और हमें कैसे पुलिस को अप्रोच करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपकी कोई एआई से फोटो जनरेट करके गलत फोटो बनाकर या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और आप केस करने से डर रहे हैं, तो cybercrime.gov.in की वेबसाइट है, वहाँ पे एक ऑप्शन है चाइल्ड एंड वुमेन सेफ्टी का। उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अनोनिमस रजिस्ट्रेशन का। आप उस पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स डाल सकते हैं। आपकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होगी, आपकी पहचान भी गुप्त रहेगी और आपकी कंप्लेंट भी रजिस्टर्ड हो जाएगी। लेकिन शर्त ये है उसके अंदर आपको प्रूफ डालने पड़ेंगे, कोई स्क्रीनशॉट्स हो गए या फिर कुछ और हो गए। और दूसरा, अगर आपकी कोई गलत फोटो या फिर वीडियो को एआई से गलत बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है, तो एक वेबसाइट है stopncii.org। आप इस वेबसाइट पे जाइए, इस वेबसाइट पे जाके ऑप्शन आएगा आपको क्रिएट केस का, उस पर क्लिक करके अपनी डिटेल डालनी है थोड़ी बहुत, और लास्ट में आपको अपनी फोटो अपलोड कर देनी है। तो ये वेबसाइट आपकी फोटो का एक हैश क्रिएट कर लेती है। और हैश क्रिएट करके इंटरनेट पर जहां भी आपकी गलत फोटो होगी उसको ढूंढ के वहां से डिलीट कर देती है। ये एक ग्लोबली नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव है जो कि सेफ भी है, आपका डेटा भी यहाँ से लीक नहीं होता। तो आप इस तरह से भी
अपनी फ़ोटो को सोशल मीडिया या फिर किसी इंटरनेट से डिलीट करवा सकते हैं। सर आजकल जो अमीर लोग हैं उनके अंदर एक कल्चर बड़ा वायरल हुआ है कि वो अपने बच्चों को संभालने के लिए हेल्प्स रख लेती हैं, हाउस हेल्प जिसे कहा जाता है, जो एक ऐसी मतलब जवान लड़की होगी या इंग्लिश बोलने वाली लड़की होगी या कोई आंटी होगी जो उनके बच्चों को सुबह से लेकर शाम तक संभालेगी और माँ बाप जो हैं ऑफिस में काम करेंगे, पार्क में भी उनके बच्चों को वही औरत लेके आएगी। क्या इस चीज़ से भी खतरा बढ़ सकता है फैमिली के ऊपर? बिल्कुल खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि घर के अंदर कोई काम करने वाला रखते हैं, कोई भी व्यक्ति रखता है, उसके ऊपर सबसे पहले वो ट्रस्ट रखता है कि भाई ये हमारे घर के अंदर सही काम करेगी। अगर वो महिला आपके घर के अंदर 10 दिन 15 दिन या 2-4 महीने से काम कर रही है तो आपका ट्रस्ट इतना बिल्ड हो जाएगा कि आप धीरे धीरे उसको ही घर में बच्चों के साथ अकेला छोड़ दोगे। लेकिन कहीं ना कहीं खतरे की घंटी वो भी हो सकती है। अभी कुछ दिन पहले ही एक रियल घटना बताता हूँ मैं। एक लेडीज़ की एक अंगूठी गुम हो गई घर के अंदर से। उसके घर में कौन रहते थे? एक वो लेडीज़ रहती थी और दूसरा उसके घर के अंदर काम करने वाली नौकरानी। तो वो बोलती मेरे घर के अंदर से चोरी हुई है। उसने पुलिस कंप्लेंट की, तो पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर करने के बाद जो उसकी नौकरानी थी उसको पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन उस लेडीज़ ने उस अपनी नौकरानी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं भेजा। वो बोली कि ये तो कर ही नहीं सकती, आपको इससे पूछताछ करनी ही नहीं, चोरी किसी बाहर वाले बंदे ने की है, ये चोरी कर ही नहीं सकती। मतलब उसको इतना ट्रस्ट अपने उस पर। और लास्ट में क्या हुआ, पुलिस ने बाद में उसको इन्वेस्टिगेशन पे बुलाया, पूछताछ की, तो असलियत में फैक्ट ये निकले कि चोरी उस लेडीज़ ने उसकी की थी, जो उसकी हेल्प थी, जो उसकी हेल्पर थी, उसी ने ही उसकी वो अंगूठी वो चोरी की थी। तो हमें इतना ट्रस्ट भी नहीं रखना चाहिए इन चीज़ों पे। हम हेल्प के लिए रख लेते हैं, लेकिन हमें हर चीज़ों को अपनी निगरानी में रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई घर को बिल्कुल ही छोड़ दिया, बच्चों को बिल्कुल ही छोड़ दिया कि आप फ्री हैं। सर अगर पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे, अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है और हमें पता है कि हमारे घर चोरी हुई है या किसी ने हमसे मारपीट की है, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना करती है तो इसमें हमारे क्या अधिकार हैं? सबसे पहला तो अगर आपके साथ कोई क्राइम हो जाता है तो आपका ये अधिकार है, आप उसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाएं, आप अपनी एफआईआर रजिस्टर करवाएं। और पुलिस का भी ये कर्तव्य है, आपके साथ क्राइम हुआ है तो उसकी एफआईआर रजिस्टर करेगी। अगर फिर भी ऐसा अगर आपके साथ होता है कि पुलिस आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं कर रही है, तो सबसे पहले हायर अथॉरिटी के पास उसकी कंप्लेंट करें। हर डिस्ट्रिक्ट में डीएसपीज एसपीज होते हैं, आप उनके पास कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हर स्टेट के अंदर पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनी हुई होती है। आप गूगल से इजीली उसके नंबर, उसकी मेल आईडी निकाल सकते हैं, आप वहाँ पे भी उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कोर्ट के अंदर एक सेक्शन है 175 की सब सेक्शन 3 BNSS की, आप उसके तहत कोर्ट के अंदर अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। उसमें क्या होगा, मजिस्ट्रेट डायरेक्ट SHO को ऑर्डर कर देगा आपकी कंप्लेंट पे एफआईआर रजिस्टर्ड करने की, और आपकी कंप्लेंट पर 100% एफआईआर रजिस्टर्ड होगी। क्या सर रोड पे चलते हुए अगर पुलिस हमें रोके और हमारा फ़ोन लेकर उसे चेक करने की कोशिश करे, क्या पुलिस ऐसा कर सकती है? देखिए, वैसे आम आदमी का कभी भी पुलिस चेक नहीं करेगी ऐसे कि आप रोड से जा रहे हैं, आपका फ़ोन पुलिस ले लेती है। अगर कोई सस्पेक्टेड है, कोई क्रिमिनल लगता है, तो पुलिस उसको अरेस्ट करते टाइम उसका फ़ोन सीज कर सकती है। और आपको प्रॉपर सीज करने के बाद सीजर मेमो दिया जाएगा, उसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई मिलेगी कि आपका फ़ोन किस केस के अंदर और क्यों सीज किया गया है। अब वैसे नॉर्मली आम आदमी है, आपका फ़ोन पुलिस नहीं लेती है वैसे नॉर्मली। और ना ही आपकी भी प्राइवेसी है, आप पासवर्ड भी नहीं बताओ तो भी इस तरह का कुछ वो क्राइम नहीं है कि आपने पुलिस को पासवर्ड नहीं बताया। तो मतलब लेकिन फिर भी अगर पुलिस हमारा फ़ोन लेना चाहे तो हम मना कर सकते हैं? बिल्कुल मना कर सकते हो आप, अगर आप किसी केस में इन्वॉल्व नहीं हो तो। सर फर्जी पुलिस को कैसे पहचाने? वैसे पुलिस ऑफलाइन तो आपको फर्जी ना के बराबर ही मिलेगी। आजकल जो फर्जी पुलिस का सुनने में मिलता है ऑनलाइन ही मिलता है, जो डिजिटल अरेस्ट के केसेस आते हैं। पुलिस की वर्दी पहने हुए रखेगा बंदा, आपके पास वीडियो कॉल करेगा, आप फ़ोन उठा लोगे, आपको तरह तरह की बातें बता के आपको फंसाया जाएगा, उलझाया जाएगा। तो अपने दिमाग में एक बात सेट कर लो, अगर आपके पास किसी भी पुलिस की वीडियो कॉल आती है तो समझिए वो फर्जी पुलिस है, क्योंकि असली पुलिस कभी भी वीडियो कॉल नहीं करती। और दूसरा, अगर आपके घर पर भी कोई पुलिस वाला आता है और आपको लगता है कि ये नकली पुलिस वाला हो सकता है, फर्जी पुलिस वाला हो सकता है, आप उसको उसकी आइडेंटिटी दिखाने के लिए बोल सकते हो, आप उसका आई कार्ड चेक कर सकते हो।
ये चीज़ें है। क्या आई कार्ड को हम कॉमन आदमी वेरीफाई कर सकते हैं, पुलिस आई कार्ड को? नहीं, वेरीफाई तो किस तरह से किया जाएगा? आई कार्ड यूनिक आई कार्ड होता है हमारा, ओके उस तरह का आई कार्ड, ये कॉपी भी नहीं होती है। ओके तो वो पुलिस वालों का यूनिक आई कार्ड होता है, आई कार्ड से पता लग जाता है ये ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट तो होता ही नहीं, ओरिजिनल ही होता है फिर वो। पर सर वो पता कैसे चलेगा कि आप फिर नज़दीक पुलिस स्टेशन, आपका जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ पे कॉल करके भी उसको वेरीफाई कर सकते हो। Okay. आपके घर पे कोई पुलिस वाला आता है, आई कार्ड देख लिया, अगर आपको लगता है कि उसका आई कार्ड भी नकली है, Okay. तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास कॉल कीजिए, या फिर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विजिट करके बताइए कि ऐसे ऐसे कोई पुलिस वाला आया था आपके पुलिस स्टेशन में, आया नहीं, ओके तो वहाँ से वेरीफाई हो जाता है। अगर पुलिस थाने बुलाकर या हमारे घर के पास आकर या हमारे घर में आकर मारपीट करे, तो इसमें कॉमन मैन के क्या अधिकार हैं? मारपीट करना गलत है पुलिस द्वारा भी, और वैसे भी कॉमन मैन भी कोई मारपीट करते हैं, वो सारी चीज़ें गलत है। और फिर भी आपसे सख्ताई से पूछताछ की जा सकती है पुलिस स्टेशन बुलाकर, लेकिन मारपीट नहीं की जा सकती। फिर भी अगर आप बेकसूर है, आपके साथ मारपीट की जाती है, तो आप अपना मेडिकल करवा के आप उसकी कंप्लेंट सीनियर ऑफिसर्स को कर सकते हैं। उसके ऊपर भी, पुलिस वाले के ऊपर भी केस रजिस्टर्ड हो सकता है अगर आप सही पाए जाते हैं तो। ओके सर, क्या बिना लेडी कांस्टेबल किसी औरत के पास पुलिस पूछताछ के लिए रात में या दिन में आ सकती है? सबसे पहले पुलिस लेडीज़ को रात को अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर लेडीज़ को थाने में बुलाया जाता है पूछताछ के लिए, वो भी दिन के समय में बुलाया जाएगा कानून के हिसाब से, सूरज छिपने से पहले। सूरज छिपने के बाद भी किसी लेडीज़ को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। दूसरा, अगर पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है या फिर आपके घर आते हैं पुलिस वाले, तो साथ में लेडी पुलिस या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसका होना, लेडीज़ ही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, तो मतलब लेडीज़ पुलिस का होना ज़रूरी है। बिना लेडीज़ के साथ पूछताछ नहीं की जाएगी। और तीसरा, अगर किसी लेडीज़ ने कोई क्राइम कर दिया है तो पुलिस लेडीज़ को रात को अरेस्ट भी नहीं कर सकती। कुछ स्पेशल केसेस में मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लेने के बाद ही पुलिस लेडीज़ को रात को अरेस्ट कर सकती है। सर, अगर किसी फैमिली मेंबर को अचानक से पुलिस के कुछ व्यक्ति उठाकर ले जाएं और घर वालों को पता भी ना हो कि क्यों लेके गए हैं, कैसे लेके गए हैं, कैसे, क्योंकि कई बार बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी हमने देखी हैं कि लोग कहते हैं कि पुलिस वाले आए थे और वो लेके चले गए, तो ऐसे केस में परिवार वाले क्या करें? गिरफ्तारी के भी रूल्स होते हैं। अगर पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है और अरेस्ट के जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो नहीं करती, तो उसकी नौकरी तक भी जा सकती है। जैसे रूल्स होते हैं कि अगर किसी आदमी को अरेस्ट किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट के अंदर पेश करना होगा। उसके किसी फैमिली मेंबर को इंफॉर्मेशन देनी होगी पुलिस वाले को। अगर कोई पुलिस वाला किसी को अरेस्ट करके इलीगली किसी को कस्टडी में रखता है, तो एक रिट होती है हैबियस कॉर्पस। आप हाई कोर्ट के अंदर वो रिट डाल सकते हैं। उस रिट पर तुरंत एक्शन होगा। कुछ ही घंटों के अंदर ही कोर्ट ऑर्डर कर देगा और वहाँ से टीम बना के रेड के लिए थाने में भेज दी जाएगी। और अगर असलियत में ऐसा लगा किसी को इलीगली अरेस्ट कर रखा है, तो उस पुलिस वाले के खिलाफ भी एफआईआर रजिस्टर हो सकती है। तो ये हैबियस कॉर्पस बहुत आपके स्वतंत्रता का अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उसके बचाव के लिए तुरंत इस रिट पर एक्शन होता है। सर, बिना वारंट पुलिस घर में घुस सकती है तलाशी के लिए? देखिए, इसके अंदर अलग अलग केसेस होते हैं। अगर पुलिस को संदेह है, शक है कि आपके घर के अंदर कुछ इलीगल सब्सटेंस है, कुछ नशीला पदार्थ है, या फिर और आपके घर की चेकिंग करनी है, तो पुलिस बिना वारंट के, सर्च वारंट के आपके घर के अंदर नहीं घुसेगी। पहले उसको सर्च वारंट इशू करवाना पड़ेगा, उसके बाद आपके घर की तलाशी ली जाएगी। और दूसरा, कुछ स्पेशल केसेस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर पुलिस आपके घर के अंदर घुस भी सकती है बिना वारंट के। यहाँ तक कि आपके घर का दरवाजा तोड़कर भी घुस सकती है और आपके घर की खिड़की तोड़कर भी घुस सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ एक, मान लो पुलिस ने कोई मर्डर का एक्यूज अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया मान लो, और वो एक्यूज पुलिस से छुड़वा के पास में उसके दोस्त का घर है, उस दोस्त के घर के अंदर घुस जाता है। दोस्त अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है, तो पुलिस उसके अंदर सर्च वारंट का इंतजार नहीं करेगी। उस कंडीशंस के अंदर पुलिस बल का प्रयोग कर सकती है, आपके घर का दरवाजा खिड़की तोड़कर घर के अंदर घुस सकती है, उसको अरेस्ट कर सकती है। अगर आप किसी को बचाने के चक्कर में अगर किसी को करते हैं, तो इस तरह के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिनके अंदर पुलिस आपके घर के अंदर बिना सर्च वारंट के घुस सकती है। सर, ऐसे कोई जनरल, ऐसे कुछ अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कोई आप ऐसा देना चाहेंगे जो हर भारत में रहने वाले
व्यक्ति को पता होने चाहिए कि उनके ये अधिकार हैं? अगर लेडीज़ के साथ कोई क्राइम हो जाता है, महिला विरुद्ध अपराध कोई हो जाता है, तो वह ऑल इंडिया में कहीं भी अपनी एफआईआर रजिस्टर्ड करवा सकती है। उसकी 0 एफआईआर को संबंधित जगह पे भेज दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको कहीं कहीं जाने के चक्कर लगाने की आवश्यकता है। ओके। दूसरा, लेडीज़ के लिए ही, अगर कोई लेडीज़ रात्रि में किसी ऐसी जगह फंस जाती है जहाँ पे वह अपने आप को असहज या फिर असुरक्षित महसूस कर रही हो, तो तुरंत 1091 या फिर 112 पे कॉल करें। 5 से 10 मिनट में पुलिस की गाड़ी आपके पास आ जाएगी और पुलिस की गाड़ी आपको आपके सुरक्षित स्थान पर या फिर आपके घर पर छोड़ कर आएगी। ओके। तीसरा, अगर आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए, लीगल सर्विसेज चाहिए, आपके पास वकील हायर करने के लिए पैसे नहीं है, तो सरकार द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी कर रखा है 15100। इस नंबर पर आप कॉल करके आप फ्री में लीगल सर्विसेज प्राप्त कर सकते हैं, वकील हायर कर सकते हैं। ओके। और इसके अलावा चौथा, अगर किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम कर दिया है और उस क्राइम की सज़ा 7 साल से कम है, तो पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती, उससे पूछताछ करके उसको छोड़ दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अर्नेस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो ये मुख्य बातें जो हर एक आम आदमी को पता होना चाहिए, उनके अधिकार है। ओके। क्या इंसान को पुलिस से डरना चाहिए या उसको अपना दोस्त समझना चाहिए? दोस्त है भाई हम आपके। डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। आप हमारे दोस्त बनो, हम आपके दोस्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोई क्राइम होता हुआ लगता है आपको, आप हमें इन्फॉर्मेशन दें उन चीज़ों की। राइट। और बाकी पुलिस दोस्ती के लिए ही है। हमारा हाथ हमेशा ऐसे रहता है आगे, ऐसे हाथ आपका होना चाहिए और दोस्ती की तरह बिल्कुल ट्रीट करो। दोस्तों, तो आज आपने हमारे साथ मौजूदा हरियाणा पुलिस में कार्यरत साहिल खैरवाल सर जी को सुना, जो कि इंस्टाग्राम पर जिनको आप बहुत ज़्यादा देखते हैं। आज उन्होंने कुछ इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर किए हैं जो शायद हर इंडियन को, हर भारतवासी को जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये पॉडकास्ट स्किप करके देख रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है। आपको ये पूरा पॉडकास्ट शुरू से लेकर आखिरी तक देखना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी है कि जिससे आप अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने आप को, अपनी प्रॉपर्टी को, अपने पैसे को, अपने बैंक को, सब चीज़ों को सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट को अच्छे तरीके से देखिए। और हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि हम अपने इस प्रकार के गेस्ट को बुलाएं जो आपको हेल्प कर सके हर तरीके से। और इसी प्रकार के पॉडकास्ट हमारे चैनल पर आते रहेंगे। अपने चैनल को ऐसे ही प्यार करते रहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़, आप लोग अपना ख्याल भी रखिएगा। एंड गुड डे।